दोस्तों, भारत का इतिहास मुगलों के बिना अधूरा है। आखिर मुगल भारत क्यों आए थे? उन्होंने यहां अपना साम्राज्य कैसे जमाया? राजपूतों और मराठाओं की मौजूदगी में कैसे ये विदेशी ताकतें भारत पर इतनी लंबी हुकूमत कर सकीं? 300 साल से भी अधिक समय तक मुगलों ने भारत पर राज किया। बाबर, अकबर और शाहजहां से लेकर बहादुर शाह जफर तक कई मुगल शासकों ने दिल्ली की गद्दी संभाली। लेकिन आज भी इतिहास के पन्नों में कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। आइए जानें मुगलों के इतिहास की असली कहानी। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अगर बाबर हिंदुस्तान न आता तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। भारत में कभी लाल किला, ताजमहल जैसी भव्य इमारतें देखने को नहीं मिलती। बाबर का असली नाम जहरुद्दीन मोहम्मद था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना में हुआ था, जो आज के समय में उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आता है। बाबर को तैमूर और चंगेज खान का वंशज भी माना जाता है। केवल 12 वर्ष की उम्र में ही बाबर ने फरगाना की राजगद्दी संभालना शुरू कर दी थी। यह बात बाबर के कुछ रिश्तेदारों और अंकल को पसंद नहीं आई और उन्होंने उसे हटाने के लिए बाबर के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिए। बाबर को फरगाना और उसके समर्थकों से बेदखल कर दिया गया। कई सालों बाद 1504 में बाबर ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर विजय प्राप्त की और अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन बाबर काबुल की सीमाओं में बंध कर रहने वाला नहीं था। उसके सपनों के परिंदे आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते थे। उसे मालूम था कि साम्राज्य विस्तार के लिए अपार धन दौलत की जरूरत होगी और उस वक्त भारत की दौलत की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1525 में बाबर ने भारत में कदम रखने की योजना पर काम शुरू किया। उसकी नजरें भारत की समृद्धि पर थीं और उसने इसे गुलाम बनाने और यहां राज्य करने का संकल्प लिया। उस दौर में हिंदुस्तान पर लोदी वंश का राजा इब्राहिम लोदी राज कर रहा था। राजस्थान में राजपूतों का और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का जोर था। इब्राहिम लोदी के सनकीपन से तंग आकर उसके चाचा अलाउद्दीन लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने एक चाल चली और बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। बाबर तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत अपनी सेना तैयार की और भारत की ओर चलने लगी, मानो उसकी किस्मत उसे बुला रही हो। 15 दिसंबर 1525 को बाबर ने सिंधु नदी को पार कर अपने साहसिक अभियान की शुरुआत की। उसके पास मात्र 12,000 सैनिकों की छोटी लेकिन मजबूत टुकड़ी थी। सिंधु नदी को पार करते ही उसने पंजाब पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। बाबर के पास न केवल एक दमदार सेना थी, बल्कि भरपूर राशन और बारूद, गन पाउडर भी था। पानीपत की ऐतिहासिक जंग भारतीय धरती पर लड़ी गई पहली लड़ाई थी जिसमें गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ। बाबर एक माहिर सेना नायक था जिसे युद्ध का व्यापक अनुभव था और उसकी रणनीति भी अत्यंत प्रभावशाली थी। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी, जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े, बैलगाड़ियां सब कुछ शामिल था। इतनी बड़ी सेना के सामने भी बाबर का साहस नहीं डगमगाया। वह अपने अदम्य साहस और बहादुरी के लिए जाना जाता था। उसकी निर्भीकता और असाधारण युद्ध कौशल ने उसे महान योद्धा बना दिया। काबुल सहित पूरे अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में आज भी बाबर का नाम एक महान योद्धा के रूप में सम्मान के साथ लिया जाता है। कई स्थानों पर उसकी प्रतिमाएं खड़ी हैं जो उसकी वीरता की गाथा सुनाती हैं। वहां के लोगों को बताया जाता है कि बाबर ने बहुत कम सेना के साथ भारत पर विजय प्राप्त की थी। पानीपत, जो दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वर्तमान में हरियाणा का एक जिला है, इस ऐतिहासिक जंग का गवाह बना। बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए ललकारना शुरू किया और अपनी रणनीति पहले से ही तैयार कर ली थी। उसने दुश्मन के इलाके में गहरी खाद खुदवाई ताकि लोदी की विशाल सेना को फैलने से रोका जा सके और बाबर की सेना को एक आसान लक्ष्य मिल सके। जब बाबर की सेना के कुछ सैनिकों ने वापसी का सुझाव दिया तो बाबर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उसने कहा, हम इतनी दूर आए हैं तो अब दिल्ली जीते बिना वापस नहीं लौटेंगे। इस निर्णय ने उसकी सेना में नया जोश भर दिया। बाबर की योजना अद्वितीय थी। सबसे आगे उसके स्काउट्स खड़े होते थे, जो दुश्मन की हर गतिविधि की जानकारी बाबर तक पहुंचाते थे।
उनके पीछे बैलगाड़ियां खड़ी की जाती थीं, जिन्हें चमड़े की रस्सियों से बांधा जाता था और उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर छोड़ा जाता था। इन अंतरालों में तीर कमान लेके सैनिक खड़े होते थे और बीच बीच में तोपखाने भी मौजूद किए जाते थे। बाबर की सेना के पास जो तीर कमान थे वे साधारण नहीं थे। ये विशेष रूप से तैयार किए गए थे ताकि दुश्मन को अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके। बाबर की यह रणनीति और उसका साहस उसे एक असाधारण योद्धा के रूप में स्थापित करते हैं। उसकी युद्ध नीति और वीरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। बाबर की सेना न केवल तैयार और संगठित थी, बल्कि लोदी के प्रतिरक्षा को भी चुनौती देने के लिए तैयार थी। लेकिन इतिहासकारों ने लोदी की सेना को सेना कहने की बजाय एक मेला कहा, जिसमें लाखों सैनिक शामिल थे। दोनों पक्षों के बीच आक्रमण की तैयारी करते समय बाबर ने ध्यान दिया कि उसका पहला हमला होना चाहिए। 19 अप्रैल 1526 की रात को उसने अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी को लोदी के कैंप के पास भेज दिया। कुछ सैनिक वहां पहुंचते ही लोदी की सेना ने हमला किया, जिसमें कुछ ही समय में युद्ध शुरू हो गया। बाबर के सैनिकों को वापस लौट आना पड़ा, लेकिन इस संघर्ष के दौरान कुछ वीर शहीद हो गए। इससे लोधी खुश हो गया और सोचने लगा कि बाबर की सेना को हराना काफी आसान है। लेकिन असल में बाबर ने तो मछली पकड़ने के लिए सिर्फ दाना फेंका था। 21 अप्रैल 1526 की सुबह लोदी की सेना ने बाबर की सेना पर अटैक कर दिया। लोदी की सेना बाबर के सैनिकों द्वारा बनाए गए ट्रैप में खोदा गया खाद में गिर गए। वहां से बाहर निकलने में उन्हें जितना समय लगा, इतनी देर में बाबर ने तोप चलाने का आदेश दे दिया। लोदी ने अपनी सेना के आगे 300 हाथियों खड़ा कर दिया, लेकिन तोपखानों की आवाज से हाथी बेकाबू होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। बाबर की सेना ने जल्दी ही लोदी की सेना पर कब्जा कर लिया और शाम होते होते लोदी मारा गया। इस विजय के बाद बाबर को अपार धन दौलत मिली, जिसे उसने जनता में बांट दिया और उसे कलंदर की उपाधि मिली। 1526 में 43 साल की उम्र में बाबर ने दिल्ली में मुगल साम्राज्य स्थापना की। राजपूतों के विरोध और कई युद्धों के बाद उसकी मृत्यु 1530 में हुई और उसकी इच्छा के अनुसार उसे काबुल में बाग-ए-बाबर में दफनाया गया। बाबर के बाद हुमायूं ने शांतिपूर्ण और विचारशील शासन का जिम्मा संभाला। हुमायूं के भाई षड्यंत्रों में लगे रहते थे, जिससे हुमायूं को कई युद्ध लड़ने पड़े और अंततः भारत से भागना पड़ा। उसने निर्वासन के दौरान सेना तैयार की और 1555 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसी वर्ष एक हादसे में उसकी मौत हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य लड़खड़ाने लगा और राजा हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उस समय अकबर की उम्र केवल 12 साल थी और वह हेमू की सेना का सामना नहीं कर पाया। लेकिन मुगलों के पास एक वफादार सेनापति था, जिसका नाम बैरम खान था। बैरम खान ने सेना तैयार की, अकबर को युद्ध कौशल सिखाया और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा हेमू को हरा दिया। इस प्रकार 13 साल की उम्र में अकबर दिल्ली के तख्त पर विराजमान हो गया। अकबर को धर्मनिरपेक्ष राजा माना जाता था और उसने राजा बनते ही लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। 1568 में चित्तौड़ की विजय के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। राजस्थान के किलों को जीतने के बाद उसने फतेहपुर सीकरी नामक शानदार शहर बसाया, लेकिन पानी की कमी के कारण यह जल्द ही वीरान हो गया। 1605 में अकबर की मौत के बाद अकबर के बेटा सलीम ने जहांगीर नाम से राज संभाला, जिसने अंग्रेजों को व्यापार की इजाजत दी। 1627 में शाहजहां जहांगीर का बेटा ने सत्ता संभाली और ताजमहल और लाल किले जैसे अद्भुत निर्माण करवाए। 1658 में औरंगजेब ने सत्ता संभाली और अपने पिता शाहजहां को कैद किया और भाई को मार डाला। उसके शासनकाल में हिंदू राजाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े। 1707 में उसकी मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। मुगलों का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, जिसकी मृत्यु 1862 में हुई। 1857 में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और यह थी भारत में मुगलों के इतिहास की कहानी। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के और भी रोचक विषय पसंद हैं, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो या फिर यह आपको दिलचस्प लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।